बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम सिटी एट 10 में मैं हूँ आपकी मेज़बान अना यूसुफ। उम्मीद है कि आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा होगा। मौसम भी खुशगवार है, माह रमज़ान, अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। आज 12वां रोज़ा है और पता भी नहीं चल रहा रोज़े किस रफ्तार के साथ गुजर रहे हैं और अल्लाह ताला की रहमत भी बरस रही है। सो अच्छा जो है वो ओवरऑल सारा वो सिस्टम जो है चल रहा है। रात से शहर में हो रही है बारिश और अच्छी खासी बारिश हो रही है, वक्फे वक्फे से कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश हो रही है। इस पर अल्लाह ताला का हमें शुक्र भी अदा करना चाहिए कि मौसम खुशगवार होगा, रोज़ेदारों का रोज़ा भी अच्छा रहेगा। साथ ही साथ जिस चीज़ की आपने एहतियात करनी है, रोड यूज़र, चाहे आप बाइक चला रहे हैं, चाहे आप गाड़ी चला रहे हैं, मोहतात ड्राइविंग कीजिए। स्लिपिंग बहुत ज़्यादा इससे इस मौसम में हो जाती है, सो अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। गाड़ी वाले ख़ास तौर पर जो बाइक पे लोग होते हैं, क्योंकि जो लोग सफ़र करें उनके ऊपर पानी की छींटे पड़े तो बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। सो एहतियात से और आराम से अगर आप ड्राइव करेंगे तो साथ वालों का भी आप ख्याल रख सकेंगे। अभी भी मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है और मौसम भी खुशगवार है। अच्छा, जो कुदरती मंजर देखने में खूबसूरत नज़र आता है बारिश के बाद, तो आप देख रहे हैं जिस तरह से दरख्त झूम रहे हैं, हर तरफ हरियाली और साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। सो दुआ है कि अल्लाह ताला इसी तरह से हमारे मुल्क में अपनी रहमत बरसाता रहे, मुश्किलात लोगों की कम होते रहें और हमें भी कोशिश ये करनी है कि हम दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करें। इस माह मुबारक का सबक भी यही है कि अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल रखें। रोज़ा हमें सिखाता भी यही है। अब आ जाते हैं जी आज की खबरों की तरफ। खबरें कौन सी हैं? पहली खबर की तरफ चलेंगे जी। टावर टाइप जेल बनाने का प्लान है और टेप्टा कैदियों को हुनरमंद भी बनाएगा। जमान पार्क की सूरत हाल भी आपको बताएंगे, क्योंकि यहाँ पर हुआ ये है जी, कप्तान से मुलाकात ना होने पर खिलाड़ी सरापा एहतजाज रहे। खबरों की डिटेल्स की तरफ चलेंगे। हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर्स मौजूद हैं। शाहिद सिप्रा साहब, अली साई साहब ने हमें ज्वाइन किया, अपने शो में वेलकम कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आपके? रोजे अच्छे गुजरे? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है। अभी तक तो बहुत अच्छे गुजरे हैं। बिल्कुल, और अल्लाह ताला की रहमत बरस रही है, ठंडे रोजे हैं और अच्छे गुजरे हैं। अप्रैल में इस तरह का मौसम वाकई जो है एक अलग सी बात है। अच्छा जी, पहली खबर की तरफ चलते हैं। पहली खबर ये है जी, टेप्टा कैदियों को हुनरमंद भी बनाएगा, टावर टाइप जेल बनाने का प्लान है। अली साई साहब से हम आगाज कर लेते हैं। साई साहब क्या कहना चाहेंगे? पहले आ जाए जी, टावर टाइप जो जेल बनाने का प्लान है इसके बारे में बता दीजिएगा। ना, सबसे जो जो इस वक्त ज़रूरत है कैदियों को, वो जेल की ज़रूरत है। चूँकि मैं तकरीबन एक हफ़्ता पहले मिनिस्टर साहब के साथ गया था जेल के अंदर, बैरक्स में गए। अक्सर मेरा तो विज़िट होता रहता है, लेकिन जब मिनिस्टर साहब गए तो वो बड़े हैरान रह गए कि वहाँ पे जगह कम है, बहुत कम जगह अच्छा। है। यानी 1500 से 2000 की गुंजाइश है और तकरीबन 4300 कैदी उसमें। अच्छा, मुझे ये बता दें कि जेलों की जगह कम है कि कैदी ज़रूरत से ज़्यादा है? कैदी ज़रूरत से ज़्यादा है। अंदाजा करें आप। बैरक्स जो है वो बड़ी पुरानी बनी हुई है, चूँकि कैंप जेल बहुत पुरानी बनी हुई है। कोट लखपत जेल, कभी रेनोवेशन का काम नहीं हुआ? कोट लखपत जेल को बने हुए तकरीबन कोई 50-55 साल हो गए हैं। तो वहाँ पे बैरक्स हैं वो वाली रवायती, जब वो कैदी थोड़े होते थे, क्राइम उस तरह था नहीं, तो उस वक्त शहर के सेंटर में जो डिस्ट्रिक्ट जेल बनाई गई, तो उसमें उसके बाद तकरीबन 6-7 साल पहले एक प्लान बना था 100 एकड़ पर सोए असल में। वो जगह का भी सारा कुछ हो गया था, लेकिन औकाफ की जानब से उसको लीज पे उनको दिया नहीं जा रहा। 2-3 दफ़ा फंड्स भी लैप्स हो गए। तो उसमें ज़रूरत है इस वक्त जेल बनाने की, चूँकि लाहौर में जो कैदी हैं और जो हवालाती आते हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं, और ख़ुसूसन जो मंशियात के आदी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा आते हैं। उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए काम तो किया जाता है, लेकिन उस तरह नहीं किया जाता है जिस तरह होना चाहिए। वो आपको पता है कि वो इंतहाई, उनमें से कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ज़्यादा आगे निकल गए होते हैं। साई साहब, अगर जगह कम है तो सहूलियात नाम की तो फिर कोई चीज़ ही नहीं होगी ना? सहूलियात के लिए पिछले तकरीबन 1.5 साल में बड़ा काम किया गया। अच्छा। इसमें जो जब हमजा शहबाज आए थे तो उन्होंने इस पर बड़ी वर्किंग की थी और चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाई गई थी फौरी तौर पे। लेकिन वो टर्न्योर ही थोड़ा रहा, चूँकि जो बंदा कहते हैं जेल में रह के उसको एहसास होता है कि क्या क्या ज़रूरियात हैं। अगर हमें ये जो जेल में लोग दिखाए जाते हैं, जिस तरह कोई विज़िट होता है तो उसमें तो वही चीज़ें दिखाई जानी जो बेहतर होनी, लेकिन अगर आप अंदर जाएंगे तो फिर उस तरह अगर 10 लोगों की गुंजाइश है और वहाँ पे 30 लोग मौजूद हैं तो आपको वैसे ही खौफ आएगा। और फिर हो भी क्रिमिनल्स
जो सोसाइटी के ऐसे लोग हैं जो नासूर हैं, उनमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नाकाबिले बर्दाश्त हैं और उनको इकट्ठा रखा है, इसीलिए तो गैंग बन के निकलते हैं। सही। अच्छा, ये जो बीमार कैदी हैं इनके लिए भी सीएम साहब ने मुआहिदा किया पीके से? हाँ, ये सर ये जो टावर टाइप जेल्स हैं, इसका पहले भी था कि बैरक्स में जो हैं वो टावर टाइप बनाई जाएँ ताकि जो गुंजाइश है वो ज़्यादा हो सके। जगह अगर आपके पास कम भी है तो 3-3, 4 मंजिला बनाई जाए ताकि जो कैदियों की रहायश गाहें हैं वो बेहतर बनाई जा सके। अब आ जाएँ टेबटा के कोर्सेज के हवाले से, वो तो जारी थे लेकिन सीएम साहब की जानब से कहा गया कि 10 मज़ीद जेलों में शुरू किया जाए। वहाँ पे बहुत थोड़े ऐसे कैदी होते हैं जो साहब हुनरमंद बनाने के बाद इनको कुछ वहाँ पर रोजगार के मौके भी मिलते हैं? नहीं, अब पिछली तकरीबन 1 साल पहले इन्होंने थोड़ा बहुत शुरू किया था कि फैक्ट्री, कोई प्राइवेट फैक्ट्री से कुछ जो फर्नीचर का काम लिया था, कुछ वो सिलाई का काम लिया था, तो उसमें मामूली इनको दी जाती 100 रुपये पर डे। लेकिन उसके बाद फिर वो प्राइवेट सेक्टर ने नहीं उस तरह के आर्डर्स दिए, पता नहीं क्या वजूहत हैं, लेकिन ये काम कर रहे होते हैं, कलीन बुन रहे होते हैं, फर्नीचर बना रहे होते हैं, यूनिफॉर्म अपने बना रहे होते हैं कि जो स्टाफ का यूनिफॉर्म वो बना रहे होते हैं। उसके बाद अगर टेबटा के हवाले से बात की जाए तो वहाँ पे सिलाई का काम सिखाया जा रहा होता है, बाइक्स के वो पार्ट्स देखने का, और इस तरह के काफ़ी सारे काम हैं। लेकिन ये बड़ा अच्छा काम है अगर कोई सीख ले तो। ये अगर एक बंदा क्रिमिनल है और वहाँ जाके कोई हुनर सीख के बाहर आ रहा है और उसका फ्यूचर बेहतर बन रहा है तो ये जेल वालों की बड़ी कामयाबी है। लेकिन ओवरऑल लम्हा फिक्रिया ये है कि जेलों में जगह कम पड़ रही है, सो इससे मैसेज ये लेने की ज़रूरत है कि आप देखें कि क्राइम कितना बढ़ रहा है, कितना जेलों में जो है वो कैदी है। शायद सिप्रा साहब क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में देखें, दो इसके पहलू होते हैं कि कैदी तो होंगे ज़्यादा, लेकिन कुछ ऐसे कैदी भी हैं जो अपनी सज़ाएँ पूरी भी कर चुकी होती हैं। अच्छा। उनके जो अदालतें हैं वहाँ पे केसेस ज़ेर समाअत होते हैं, उसमें ताख़ीर जो है वो भी होती है। ठीक है, संगीन नौयत के जो जराइम हैं उनको तो सज़ा मिलनी ही मिलनी है। जिस तरह साहिब साहब खुद जिक्र कर रहे हैं कि अगर 302 में या इक़दाम कत्ल में अगर कोई कैदी है या वो वहाँ पे उसके साथ आम आप एक चोरी का या कोई छोटी वारदात का आप कैदी उसके साथ रख दें तो ब्रेन वॉशिंग ऐसी होती है कि वो बाद में आके वही लोग जो हैं वो अब एक गैंग की सूरत अख्तियार कर देते। मैं आपको बताता हूँ, एक मेरे जानने वाले हैं तो उन्होंने वाक़या सुनाया मुझे कि मेरे सामने डकैती हुई। अच्छा। उनके साथ ये शौकत खानम के करीब तो 2 लड़के आए, उन्होंने तो कहता एक ने मुझे पहचान लिया, कहते तो ये तो वही जज जिन्हें सजा दी थी। अच्छा। कहता जब ये मैंने सुना तो एक दफ़ा तो मुझे खौफ हुआ कि ले अब ये आखिरी दिन है, इसके बाद ख़त्म। कहता जो दूसरा बैठा था कहता नहीं वो नहीं है, ये आप गलत फहमी है। तो उसने मेरे पे क्वेश्चन किया कि आप क्या करते हैं? उसने कहा मैं तो प्राइवेट जॉब करता हूँ, बिजनेस मैन हूँ। किस तरह बात करने का मकसद ये है कि जो बंदा इस लेवल पे चला जाएगा, एक जज है जिसने आपको सज़ा दी, आप उसको भी पहचान लें, तो वो बंदा जो गैंग्स के साथ मिले या 302 या संगीन नौयत के जराइम के साथ जो लोग वहाँ पे कैदी हैं उनसे मिलेगा तो वो आके इसी तरह करेगा। अब उसका दूसरा हल क्या है कि आप उनको हुनरमंद बनाएं, उनको देखें आईटी का कह रहे हैं कि आईटी सेंटर कायम किए जाएंगे, दीनी तालीम, टेक्निकल एजुकेशन। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खवातीन कैदी हैं वो वहाँ पे पढ़ती हैं और तालीम हासिल करती हैं, फिर उनकी सजाएं कम होती हैं। यहाँ भी ऑप्शन है कि आप तालीम हासिल करें और आपकी सजाएं कम होंगी। अगर कोई कैदी अच्छे, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, अगर कोई कैदी अच्छे तरीके से रह रहा है, उसका कंडक्ट अच्छा है, अगर वो एजुकेशन हासिल कर रहा है, वो ये कोर्सेज कर रहा है, तो उसकी 1 साल की सज़ा कम अज़ कम जो है वो मैं चली जाएगी 7 साढ़े 7 माह पे, यानी 4.5-5 माह उसको माफ़ी हो जाती है। उसमें एक तो ये पड़ेगा, उसकी माफ़ी होगी, फिर सदर की तरफ से अनाउंस होता है, सुपरिटेंडेंट 1 माह की माफ़ी दे सकता है, आईजी जेल खाना जात देते हैं, सीएम साहब देते हैं। अगर कोई किसी का कंडक्ट बेहतर होगा तो उसके लिए ये है कि उसकी माफ़ी बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन ये शरह बहुत कम है। ये बहुत अवेयरनेस देने की जरूरत थोड़ी शरह है। वहाँ कैदी जो हैं उनको शऊर देने की ज़रूरत है। आप देखें, आपके ज़्यादातर जो लोग क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में मुलविस हैं उनकी आप अभी तो लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ये है कि जब आपके पास आगे रोज़गार नहीं होगा, महंगाई होगी, तो फिर हम उसको दूसरा रंग देते हैं कि लोग डकैती राजधानी की तरफ जाएंगे, नौजवान नस्ल जो है वो नशे की तरफ जाएगी, ये मामला होता है। लेकिन जब एक बंदा कैदी बन गया, उसको अगर वहाँ पे इस तरह की ब्रेन वॉशिंग की जाए, बजाय कि वो गैंग का हिस्सा बने, आप उसको हुनरमंद बनाएं या आपकी जो मुतलका जेल इंतजामिया है वो इस तरह के इक़दाम उठाए, उसकी वजह से वो उसकी ज़िंदगी तब्दील हो जाए और आकर वो अपना कोई कारोबार ज़िंदगी या कुछ अपना मुस्तकबिल संवार ले, तो ये अच्छा इक़दाम है। दूसरी बात जो मुझे इस पूरी खबर में सबसे अच्छी बात लगी है कि जो 20 मिनट से 35 मिनट तक की मुलाकात है, पहले 20 मिनट होती थी, 35 मिनट फ़ोन पर आप 35 मिनट बात कर सकते हैं, बड़ा होता है। मैंने शाही साहब ने तो बहुत दफ़ा देखा, 1-2 दफ़ा मुझे भी हुआ है इस चीज़ का कि जो
उनके लवाहिकीन आते हैं जो ख़ानदान से वाबस्ता लोग होते हैं, चाहे माँ बाप हों, बहन भाई हों, बीवी हो, बच्चे हों, उनको किस कदर मुश्किलात होती हैं इस मुलाकात करने के लिए, बड़ी मुश्किल होती है। मेरे ख्याल में उस सिस्टम को मज़ीद बेहतर करने की ज़रूरत है। टेलीफोन पे तो चलें ठीक है, अगर ये जो हफ्तावार होती है शायद मुलाकात, अगर इस मुलाकात का सिस्टम भी अच्छा हो जाए तो वो दूसरी बात और अच्छी चली जाएगी। बात करने का मकसद ये है कि अफसाई साहब की जेल इंतज़ामिया है, ये सीएम साहब ने तो ऑर्डर कर दिए हैं, सीएम साहब ने तजावीज़ भी दे दी हैं कि इस तरह करें। आगे आपके पास हज़ारों लाखों कैदी हैं, उन तक ये बात पहुंचनी किस तरह है, इम्प्लीमेंट किस तरह होना है और इस चीज़ को पाया तकमील तक किस तरह पहुंचाना है, तो ये आपकी जेल इंतजामिया की जिम्मेदारी है। बिल्कुल आपने सही कहा। सो इन चीज़ों को सही करते हुए टाइम तो लगता है, लेकिन सीएम साहब ने ये बहुत अच्छा इकदाम उठाया है, खासतौर पर एजुकेशन के हवाले से, और फिर जो हुनरमंद बनाना है, मेरे ख्याल से ये बहुत अच्छा इकदाम उठाया गया है। हम अगली खबर की तरफ भी बढ़ेंगे, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। और मुफ्त आटे की फराहमी जो की जा रही है, इसकी सूरत हाल क्या है जी, वो आपसे डिस्कस कर लेते हैं। वज़ीर आला आपके सामने ही है, रोजाना की बुनियाद पर मुख्तलिफ आटा पॉइंट्स पर जाके चेकिंग भी करते हैं। गढ़ी शाहू टाउनशिप समेत तमाम आटा सेंटर पर सिक्योरिटी के मुकम्मल इंतजाम और आटे की वाफर खेप मौजूद है। शहरी मुतमईन है। लाहौर में 42,92,812 फ्री आटा बैग्स तकसीम हो चुके हैं अब तक। अच्छा जी, ऐसे में ये है कि वो अनासर जिनका हम जिक्र हमेशा करते हैं कि कहीं ना कहीं जो है वो नुकसान पहुंचाते हैं और इन चीज़ों से फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं, इनकी हौसला शिकनी करनी चाहिए। जाली टोकन पर थैला लेने वाला शख्स जो है वो पकड़ा गया है। इससे कबल भी आपने खबर सुनी कि बहुत बड़ी मिकदार में आटा वहाँ से जो है गायब किया जा रहा था, वो स्कैंडल भी मंजर आम पर आया। शायद सिप्रा साहब देखें, ये तो अलमिया है हमारा कि अगर इस तरह का कोई प्रोजेक्ट कोई मनसूबा आता है जिसमें अवामी फलाह हो, तो इस तरह के माफियाज उसमें से कुछ इस तरह के रास्ते निकालते हैं जिससे नुकसान पहुँचाया जाए। लेकिन पंजाब हुकूमत का ऐसा इकदाम जिससे बराह रास्त आपका गरीब और मतवसत जो तबका है उसको फ़ायदा हो रहा है, तो इसलिए मेरे ख्याल में सरकारी मशीनरी की जो काविश है उसको हमें सराहना भी चाहिए। जिस तरह आपने खुद जिक्र किया है कि वज़ीर आला साहब खुद जो हैं मुख्तलिफ मकामात पर जाके ना सिर्फ लाहौर बल्कि आप देखें पंजाब के दीगर अजला में भी उन्होंने विज़िट किया है और वहाँ इंतजाम का जायजा और रोज़ाना इसको चेक करें। क्या मकसद क्या है? आटा जो है वो पिछले साल डेढ़ से एक ऐसा इशू बना हुआ था कि कभी चक्की पर उसका महंगा हो गया है, कभी आपकी मार्केट में, कभी फ्लोर मिल्स जो है वो एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया है, सामने नान बाई एसोसिएशन का मसला आ गया। ये अभी और भी आएगा क्योंकि गैस का जो नया टैरिफ आ रहा है उसमें आपके तंदूर का कनेक्ट जो रेट है वो भी बढ़ रहा है, गैस टैरिफ, वो इस पे अभी नान बाई एक दफ़ा फिर आएगी। अब बात करने का मकसद ये है कि अगर जिस किसी के घर में आटा आ जाए, पहुंच जाए और उसको रोटी पकाने के लिए हर चीज़ मुयस्सर हो जाए, तो इससे बड़ा क्या आप उसको उस आवाम को दे सकते हैं? क्योंकि ये बुनियादी ज़रूरत है। आप गोश्त खाएं, दाल खाएं, सब्जी, वो तो बात की बात है, आटा तो चाहिए। रोटी के लिए आपको आटा चाहिए। और मैं शुरू में जिस तरह आप जिक्र कर रहे थे कि मौसम बहुत अच्छा हो गया, मेरा थोड़ा सा इस बात पर इख्तलाफ है क्योंकि साइद साहब का भी जिस साइड से ताल्लुक है मेरा भी उसी तरह ताल्लुक है। मौसम तो बहुत सारे लोगों के लिए सुहाना है, लेकिन हम जैसे लोग हैं और बहुत सारे ऐसे लाखों किसान हैं उसके असरात यहाँ तक आते हैं, जिनकी गंदम जो है वो लेट गई है, जिनके लाखों रुपए के अरमान जो हैं वो लेट गए हैं। तो मेरे ख्याल में अल्लाह ताला से इस वक्त हमें मगफरत करने की जरूरत है, माफी मांगने की जरूरत है। मौसम तो बहुत लोगों के लिए सुहाना है, लेकिन हमारे जैसे बहुत सारे लोग इफेक्ट होंगे। फिर अब उसका क्या होगा? आने वाला जो साल होगा जिसके लिए इमदादी कीमत हम 3,900 रुपए फी मन के हिसाब से मुकर्रर कर रहे हैं, गंदम नहीं होगी आपके पास। अब वो गंदम उस लेवल पे है कि उसका दाना बना है और जब वो लेट गई तो फिर उसका दाना नहीं बना, बरीक हो जाएगा, वो उसका ना आटा मजे का बनेगा ना उसका वजन होगा वो। इसलिए मेरे ख्याल में ये आटा के बहरान जो इस वक्त चल रहा है और उसमें अब पंजाब हुकूमत की ये काविश के बिलखसूस माह मुकद्दस में उन मतवसत और गरीब और गुरबा तक उस चीज़ को पहुँचा लेना, और ये मेरे कमिश्नर, डीसी और आपकी जितनी इवन सूबाई वुज़रा जो हैं वो आपको विजिट करते दिखाई देते हैं। क्या है उनका? एक ही मकसद है कि माह मुकद्दस में गरीब आवाम इससे मुस्तफ़ीद हो और सहरी और अफ्तारी वो आसानी से कर सकें। देखें, इसका बड़ा आसान हल है कि आप रजिस्टर्ड हैं। उसके बाद मेरे ख्याल में अब जो रजिस्टर्ड नहीं है उनका भी उन्होंने शुरू किया है कि वो भी जाके आसानी से ले सकते हैं। शुरू में हुआ क्योंकि हमारे यहाँ
महंगाई और दीगर जो मामलात हैं उसकी वजह से लोगों के जो इश्यूज हैं वो बड़े उनको एड्रेस करना मुश्किल है। हाँ। और वो ये सोचते हैं कि शायद आज ये शुरू हुआ है कल खत्म हो जाएगा, तो आज ये मेरी जरूरत। साहब वो चीनी वाला हमें याद है ना जमाना के, लोग लंबी कतारों में लगे रहते थे, चीनी गायब हो रही थी, खुद वो लोग जो कि स्टॉल्स लगा के बैठे थे वो कहाँ गायब ये शुरू में हुआ जब ट्रक्स लगाए उससे मुश्किल हुए, लेकिन जब आपने मुख्तलिफ हॉल्स बुक करवा लिए, कोई अच्छी जगह आपने मुख्तस कर ली, तो उसके बाद ये सिस्टम अब लाहौर की सतह पे तो मुझे बताएं कहीं पे ऐसा कोई इशू नहीं है, बहुत बेहतर हो गया है। लोग आ रहे हैं, लेकर जा रहे हैं, उसकी तस्वीर देख लें। हाँ, मुझे एक है पाकिस्तान तरीके इंसाफ से कि अवामी फलाह के जो प्रोजेक्ट्स हैं उस पर सियासत देखें ना, कोई भी खाने पीने की अशिया पे आप सियासत कोई भी मनसूबा शुरू करेंगे तो उसमें इनिशियल तो चीज़ें ख़राब होंगी ना, कोई उसको फिर एड्रेस करना पड़ता है। और आपको सामने आएंगे ना। सीएम साहब जिस तरह मेहनत कर रहे हैं और अपनी टीम को रोज़ाना की बुनियाद पर वो मुख्तलिफ पॉइंट्स पर भेज रहे हैं, चेकिंग की जा रही है, सख्ती की जा रही है ताकि जो हकदारों का हक है वो उन तक पहुँचे, कोई दूसरा नौसरबाज ना ले जाए। जिस तरह कल भी वो बंदा पकड़ा गया कि जाली टोकन बना के वो थैले ले रहा था। तो ये सारा वो मॉनिटरिंग है जो पहले रोज़े से शुरू की गई है और अब तक जारी है, और ये मेरा ख्याल है जब तक ये प्रोजेक्ट चलेगा तब तक चलती रहेगी। कोई भी मंसूबा जब शुरू किया जाता है उसमें कोई ना कोई खामी होती है तो वक्त के साथ साथ ठीक होती है। अगली बात, जिस तरह पीटीआई इस पर सियासत कर रही है कि ओपन मार्केट में आटा नहीं है, अगर ओपन मार्केट में आटा नहीं है तो यहाँ के करोड़ से 1.5 करोड़ से ज़्यादा की आबादी वो कहाँ से खा रही है। गरीब तो यहाँ से 42 लाख थैले जो हैं वो लेके गए हैं, उससे ज़्यादा ही लेके गए हैं, लेकिन बाकी अवाम भी तो मार्केट से ले रही है। मेरा ख्याल है पीटीआई को चीज़ों का शायद इस तरह अदराक नहीं है कि वहाँ बंद कमरे में बैठ के कोई बयानियाँ बना देते हैं और सोशल मीडिया पर चला देते हैं। सारी मिल्स जो हैं उसमें ये जो गंदम मखसूस गंदम है उससे तो सब्ज़ थैले बनाए जा रहे हैं। जो ओपन मार्केट से वो खरीद रहे हैं वो उसका आटा ओपन मार्केट में ही भेज रहे हैं जिसके रेट अलग हैं। ये तो बिल्कुल फ्री दिया जा रहा है, सब्सिडाइज आटा है। तो बजाय इस बात के कि आप तनकीद करें, कोई भी बेहतर प्रोजेक्ट है जो आवाम की फलाह के लिए है उसको सियासी ना बनाएं, अप्रिशिएट करें, उस पर सियासत ना करें। क्योंकि आज भी सुबातें देखा कि जिस तरह से लंबी कतारें लगी हैं, तो आपको इस चीज़ को अप्रिशिएट करना चाहिए कि ज़रूरतमंद जो हैं इस माह मुबारक में किस तरह से इस चीज़ से फ़ायदा उठा रहे हैं। सो अच्छी चीज़ों को ज़रूर अप्रिशिएट करें। सेकेंडली, आम मार्केट की कल सूरत हाल ये रही कि मुनाफाखोर सरगर्म रहे, और हमारे सामने खबर भी ये है जी, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की सरजनिश भी की गई है। ओपन मार्केट में लोग बेचारे परेशान हैं कि कीमतें कंट्रोल करने के लिए। अब एक वजह यह भी है कि काफ़ी सारी मशीनरी आपकी या आटा पॉइंट्स पर तैनात है और बाकी ओपन मार्केट में आपकी माफिया जो है वो जो चाह रही है कर रही है। सो उनको मैसेज ये देना चाहेंगे कि माह मुबारक है, प्लीज़ लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें। आप ज़रूर मुनाफा कमाएं, लेकिन उतना जितना आपका राइट बनता है, कम से कम लोगों को परेशान मत करें, क्योंकि ऑलरेडी महंगाई बहुत ज़्यादा है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद अगली खबर की तरफ आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। और जमान पाक की तरफ रुख कर लेते हैं जी। खबर यह है, कप्तान से मुलाकात ना होने पर खिलाड़ी सरापा एहतजाज। अब जमान पाक वाला मेला कब तक रहेगा, ये समझ से बाहर है। शायद सिप्रा साहब, ये हालात कब आपको जमान पाक? मैं तो वो तस्वीर और वीडियो देख के मुझे बड़ी हैरानी हुई है, जो वो सादा पसंद सी अब वो अफ्तारी हो रही है या पत्नी सहरी हो रही है, और किसी वक्त में यहाँ तो बड़े शयाने शान तरीके से यहाँ पूरे हजूम हुआ करता था ये मामला, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है मामला किसी और तरफ जा रहे हैं। अब बात करने का मकसद ये है कि आप जमहूरी रवायात की बात करके फिर कानून शिकनी करें, फिर आइन की बात करें, फिर आइन की वायलेशन भी की, फिर अदालतों के एहतराम की बात करें, फिर अदालतों का माने भी ना। हाँ, तो जो कुछ आप कहते हैं बयानात से उल्टा आप सारे यू टर्न लें और फिर आप सादा हो जाएं बिल्कुल के नीचे बैठ के और वो शो करें कि हम तो वो लोहे की चारपाई हैं उन पे बैठे हैं, नीचे लोग बैठे हैं। तो अब पत्नी वो उसको कसम पुरसी में कहूँ या उसको सादगी कहूँ, वो तो सादगी कह रहे हैं, तो मुझे वो कसम पुरसी ही नजर आ रही है। बात करने का मकसद ये सादगी पहले कहाँ थी? कि ये सादगी पहले नहीं थी, वही मैं कह रही हूँ, कहाँ थी पहले? और शायद आज जो वो उम्मीद लगाए बैठे हैं, अगर वो भी उन पे उम्मीद पूरी ना हुई तो शायद ये बाय जो टेंट लगा हुआ ये भी अब उखड़ जाएगा। हाँ। और फिर मेरे ख्याल में यहाँ कोई चीज भी नजर नहीं आएगी। आप देखें, नहीं, ये आपने मुकम्मल तौर पे देख लिया। ये तब हुआ है जब जिले शाह कहते हैं कि जब जितनी देर रहा है वो कहता है इमरान खान से मिलना नहीं मिला। एक और सोशल मीडिया पे पोस्ट वायरल हुई है कि 15 साल का 13 साल का बच्चा है, यतीम था, इसी तरह वो पकड़ा गया था तो उसको भी खान साहब नहीं मिले। अब जब वो रिहा होकर दोबारा आया तो किसी एंकर ने उससे पूछा तो उसने बताया कि मैं तो खान साहब के पास ही, चाहे जो भी हो जाए।
तब जाके इनको याद आया कि वो बाहर जाएं और लोगों से मिलें, और वो भी पता नहीं अब अंदर ही कमरे में कोई 5-4 मखसूस लोगों को बुला लेते होंगे और तस्वीर जारी करवा देते हैं, और जिस तरह टॉप ट्रेंड बना लेते हैं ये ट्विटर सोशल पे। मीडिया की पार्टी तो है ही ना, वो तो आप उस तो अब तो खान साहब वही अफ्तारियाँ कर रहे हैं। मुझे लगता है बाहर पब्लिक में आएंगे तो लोग आपको देखने के लिए आएंगे, लोग आपको मिलने के लिए आएंगे। आपसे मिलने के लिए जो आपका वर्कर है वो तो बाहर तरस रहा है, वो नारे लगा रहा है, वो जाने दे रहा है, उनको आप मिल नहीं रहे। आप उन्हीं मखसूस लोगों को मिलते हैं जो आपके लिए नहीं, इनकी तो वो क्या कहते हैं कि जिंदगी को खतरात भी लाहक हैं, और अदालतों में पेशियां आपने देखी भी हैं कि वो बुलेट प्रूफ शीट्स किस तरह लगाई गई और उनके दरमियान में वो बोर्ड बना के वो शाही जो है, मैं तो कहता हूँ उस पर लाल कलर कर देते तो वो बड़ा अच्छा सरताज कोई बन जाना था वो। तो बात करने का मकसद ये है कि आप अदालत में पेश होते वक्त तो कहते हैं कि हमें लाइफ थ्रेट्स हैं, बुलेट प्रूफ और बम प्रूफ आपको गाड़ियां चाहिए, और वहाँ पे जो 4 लोग बैठे हैं तो दूसरी तरफ शो करते हैं कि आवाम के साथ हैं। शायद से वक्त कम है। थैंक यू सो मच नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहेंगे। प्रोग्राम के इस हिस्से में जी हम अपने मेहमानों से मुलाकात कराने वाले हैं। आर्ट की दुनिया का एक बहुत बड़ा नाम हमारे साथ मौजूद है, और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि इतने ज़बरदस्त मेहमान जब हमारे शो में आते हैं, हम आपकी मुलाकात कराते हैं, उनकी कामयाब ज़िंदगी की स्टोरी तो आपके साथ शेयर करते ही करते हैं, उनकी फील्ड में उन्होंने कैसे कामयाबी हासिल की। आपके साथ ये शेयर करने का मकसद ये होता है कि वो लोग जो कि किसी स्पेसिफिक फील्ड में आना चाहते हैं, उनके लिए मोटिवेशन बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि हमारे यहाँ नौजवानों का मसला ये है कि कुछ करने को नहीं मिल रहा, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, छोटे से कैसे स्टार्ट करें, बजट बहुत बड़ा होना चाहिए। सो ये सब चीज़ें पीछे रह जाती हैं जब बहुत सारे कामयाब लोग अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करते हैं। आज के शो का भी मकसद यही है जी। हमारे साथ जो हमारे मेहमान मौजूद हैं, तारुफ कराना चाहूंगी। RM नईम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत ही बड़ा नाम, बहुत ही ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, माहिर तालीम हैं, फाइन आर्ट्स में अपनी खिदमात के बलबूते पर हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इन्हें सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया है। और इनके साथ इनके मिसेज मौजूद हैं सदफ नईम, जो कि एक ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं, और इनके बारे में बता दूं जी, रिसेंटली इन्होंने अमेरिका से फाइन आर्ट्स में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है। सो 2 आर्टिस्ट कैसे मिले, ये स्टोरी तो आपके साथ हम शेयर करेंगे, लेकिन आर्ट की दुनिया का सफर और आगे लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए किस तरह से ये लोग आसानियां पैदा कर रहे हैं, ये भी हम जानेंगे। अपने मेहमानों की तरफ चलेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों के वक्त के लिए। सबसे पहले RM नईम साहब, बहुत बहुत मुबारकबाद आपको जो आपको अवार्ड से नवाजा गया। क्या कहना चाहेंगे, कैसा फील किया? पहले तो बता दूं कि मुझे प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस मिला है, सितारा इम्तियाज नहीं मिला, लोग बुरा मना जाएंगे। ठीक ठीक है। तो एक अच्छी, मेरा ख्याल है स्टेज जब चाहती है अपने लोगों को इस्तेमाल करना, तो उसका बेहतरीन तरीका है कि उन्हें अप्रिशिएट किया जाए। अप्रिसिएशन जो है इंसान को बड़ा रिस्पॉन्सिबल बना देती है। बिल्कुल, आपने सही कहा। तो मुझे लगता है कि ये अवार्ड 1-2 नहीं होने चाहिए, हर फील्ड में बहुत ज़्यादा होने चाहिए। अगर हम अपने टेक्नीशियंस को, अपने थिंकर्स को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, क्योंकि अप्रिसिएशन एक एक्स्ट्रा एनर्जी है। जब कोई अप्रिशिएट करता है तो आप कहते हैं मैंने इससे बेहतर दी जाती है ना, आप बूस्ट हो जाती है आपकी एनर्जी की। अच्छा, अब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मजीद बढ़ गई है जी। सो उसके बाद आपको महसूस हुआ कि अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ गई? मैंने कभी जिंदगी में इसके लिए काम नहीं किया था एक्चुअली। सही। मेरा एम बड़ा फर्क था, मैं एक सोशली सर्व करना चाहता था। मैं ऐसी जगहों पे अपने आप को प्लेस करता हूँ जहाँ कोई नहीं है। मुझे लगता है कि ये एरिया खाली है और यहाँ ज़रूरत है, तो वाई नॉट। लोग जनरली काम करते हैं बहुत सारे ऐसे कि जहाँ पे लाइमलाइट में वो आएँ, लेकिन मेरा हमेशा ग्रास रूट की तरफ इंटरेस्ट रहा है कि मैं लोकल लोगों की लाइफ को किस तरह चेंज कर सकता हूँ, ग्रास रूट लेवल पे क्या चेंज ला सकते हैं। सदा विल टॉक अबाउट स्टूडियो जो हम कर रहे हैं, स्टूडियो में भी तो जी सदा साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए भी। क्या कहना चाहेंगे आप? थैंक यू वेरी मच जी। ये एक काविश थी जो कि नईम ने स्टार्ट किया था कुछ अराउंड 30 साल पहले, और उसकी बेसिस यही थी कि वहाँ तक वो काम किया जाए जहाँ पे अभी नहीं लोगों की रीच, और जिसमें, और ये सबसे मुश्किल काम होता है। बिल्कुल। जहाँ पे जगह है काम करने की, जहाँ पे अभी तक कुछ नहीं हुआ था, तो उसमें स्टूडियो में हमारे जो क्लासेस हैं वो हम ऑफ़र करते हैं। आर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम्स हैं हर उम्र के लोगों के लिए, ये नहीं कि सिर्फ बच्चों के लिए या यंग लोगों के लिए, बड़े लोगों के लिए भी है। तो उसमें एज की कोई कैद नहीं है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि उसमें जैसा बहुत सारे स्कूल्स हैं जहाँ पे और वो ऐसी जगहों पे हैं जहाँ पे उनको आर्ट से अवेयर नहीं है वो लोग, और उनको पता नहीं है कि ये भी फील्ड्स हो सकती हैं, इस शोबे में जाके भी वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो हम लोगों ने उनके पास जाना शुरू किया, वहाँ पे आर्ट काउंसलिंग प्रोग्राम्स हम लोगों ने कराए, वर्कशॉप्स करवाई स्कूल्स में। तो
आई थिंक ये नईम की एक कोशिश थी और आई एम ब्लेस्ड दैट आई एम विद हिम। आई मस्ट अप्रिशिएट कि आप लोग ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चल रही हैं। आर्ट आपके नज़दीक क्या है? हर आर्टिस्ट अपनी तरह से आर्ट को बयान करता है, मैं आपसे जानना चाहूँगी। आई थिंक आर्ट एक ज़िंदगी का बड़ा रिफाइंड, ज़िंदगी गुजारने का एक रिफाइंड तरीका है, और अपनी ज़िंदगी में क्वेश्चंस ऐसे रेज करना, उसके आंसर ढूंढ के और उसको इम्प्लीमेंट करने का नाम है। कि जब आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं, आपको ऐसे एरियाज नज़र आते हैं कि अच्छा यहाँ मैं सर्व करने से कुछ चेंज आ सकता है जो पूरी दुनिया के लिए बेहतरी ला सकता है। आई थिंक आर्ट वो चीज़ सिखाता है आपको। बिल्कुल आपने सही कहा। हमारे स्कूल कॉलेजेस में, ख़ास तौर पे मैं स्कूल्स की अगर बात करूं, तो क्या समझती हैं हम आर्ट की एजुकेशन अपने स्टूडेंट्स को उस तरह से नहीं दे रहे, साइंस की तरफ, और पेरेंट्स भी इक्वली और टीचर्स भी। कितना ज़रूरी है कि आप स्कूल लेवल से ही आर्ट पे बहुत ज़्यादा काम करें? मेरा ख्याल है कि ये एक सबसे ज़्यादा अहम बात है कि हम आर्ट की जो तालीम है वो बचपन से ही शुरू करें। बिकॉज़ अभी जिस तरह से मैं देखती हूँ बच्चों के स्कूल में, वो प्राइमरी लेवल पे भी उस तरह से आर्ट की एक ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़, या आप कह लें कि आर्ट से जो एक ताल्लुक़ है वो इतना ज़्यादा नहीं रहा। तो मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों में जो एक ख़ास तरह की अटेंशन स्पैन है वो इससे ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकता है, जो कि आजकल सोशल मीडिया की वजह से बहुत कम हो गया है। और इसी तरह से और बहुत सारी चीज़ें, जब आप कोई चीज़ को डिफरेंट तरीके से देखना सिखाते हैं तो मेरा ख्याल है कि वो लोग ज़्यादा बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, और हमारे जैसे माशरा है उसको सेंसिटिव लोगों की ज़रूरत है, ज़्यादा सोचने वाले और लोगों का एहसास करने वाले लोगों की ज़रूरत है। तो मेरा ख्याल है ये बच्चों में बहुत ज़रूरी चीज़ है, जो कि बिल्कुल आपने सही कहा। आज हर नौजवान ये चाहता है कि यहाँ से हम कुछ स्टार्ट करें, वहाँ से नाम कमा लें। मैं आपकी ज़िंदगी का सफ़र जानना चाहूँगी। कब आपने स्टार्ट किया, क्या क्या आपको रुकावटें पेश आईं, और किस तरह कामयाबी की तरफ गए? बेसिकली मेरी जो स्टोरी है वो इस मुल्क के आई थिंक 85% लोगों की स्टोरी है कि गांव से निकले, छोटे से शहर से, एक गरीब घर से आना, फिर वहाँ कोई आर्ट का कोई एज सच कोई स्कूल या कोई लोग तो आते नहीं थे आर्टिस्ट वहाँ पे छोटे शहरों में। तो वो सब सिर्फ एक पैशन के बेस पे था, हमें कुछ नहीं पता था इससे खाया कमाया जा सकता है। बचपन से ही शौक था आर्टिस्ट बनने? डेफिनेटली ये आपके अंदर एक बचपन से दिमाग में कोई चीज़ ऐसी होती है, और मैं हमेशा कहता हूँ कि बड़ा आसान है बच्चों को देखना कि बच्चे जहाँ इंटरेस्ट ले रहे हैं, जहाँ टाइम लगा रहे हैं, वही उनका फ्यूचर है। माँ बाप क्या करते हैं जनरली कि हम ज्यादती करते हैं बच्चों के साथ कि हम अपना ख्वाब देख के और ताबीर के लिए उनके बोझ डाल देते हैं। हालांकि उन्हें ही ख्वाब देखना चाहिए, उनके ख्वाब में उन्हें सपोर्ट करना चाहिए और ताबीर में भी हेल्प करनी चाहिए। तो मैं भी एक इसी बैकग्राउंड से था कि आर्ट करके क्या करोगे, समथिंग लाइक दैट। बट एंड ऑफ द डे होता क्या है कि पेरेंट्स बड़े कंसर्न होते हैं, वो उन्हें फ्यूचर की आपकी फ़िक्र होती है। तो मेरा ख्याल है कि उनको अगर आप कन्विंस कर दें तो हो जाते हैं कन्विंस, और उन्हें कन्विंस करने का बड़ा आसान तरीका है, अच्छे रिजल्ट ले आएँ तो बड़ी जल्दी कन्विंस हो जाते हैं। तो मैं शायद इसी तरह से था। तो आई थिंक मुश्किल था, लेकिन जब आप ठान लें कोई चीज़ तो मुश्किल नहीं रहती। और खुदा का एक निज़ाम है कि जब आप घर से कुछ ढूंढने निकलते हैं तो थोड़ी सी एफर्ट करें, वो दे देता है, फिर आपकी एफर्ट की एवज आपको देता जाता है। बिल्कुल आपने तो मुझे लगता है कि आई थिंक आज जो भी सोच रहे हैं, क्या क्या पेश आई, क्योंकि अभी जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक महंगाई बहुत बड़ा इशू है, एक दौड़ लगी हुई है, डिफरेंट काम करना बहुत बड़ा इशू है। यहाँ पे सब लोग कॉपी करके जो है वो आजकल हम देख रहे हैं काम कर रहे हैं। मुझे लगता है मुश्किलात लफ्ज़ शायद मुनासिब ना हो, मुझे ब्लेसिंग लगती हैं चीज़ें कि खुदा आपको देखता है कि आप इससे गुजर सकते हैं, तब वो आपको इस तरह की चीज़ें देता है। सही। और जब कोई छीनता भी ये चीज़ तो वहाँ एक रिप्लेसमेंट, एक जगह खाली करता है किसी और के लिए। तो मुश्किलात हमेशा मिलती उस इंसान को जिसने आगे जाना होता है, और जो उससे पहले रुक गया, जिसने हज़रत अली कहते हैं कि मुश्किलात पहली निशानी है कि आप आगे जा रहे हैं। अगर आप उसको क्रॉस करते हैं तो आपका लेवल कुछ और है। तो आई थिंक मुश्किलात को नहीं देखना चाहिए, आप एम को देखना चाहिए, तो चीज़ें छोटी होती जाती हैं। तो मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा, मुझे लगता है कि वो जो भी वक्त था जो लोगों को मुश्किल लगता है, मैंने उससे बहुत कुछ सीखा और आज भी सीख रहा हूँ जब कोई इस तरह की चीज़ आती है। तो सही सही। सदर साहिबा आपसे जानना चाहूँगी, माशाल्लाह भाई से आप अपनी डिग्री कंप्लीट करके आई, कैसे ख्याल आया कि आपको बाहर जाना है और अपनी डिग्री वहाँ से कंप्लीट करनी? देखिए, मैं शुरू से बिलीवर हूँ कि पढ़ाई के लिए कोई उम्र की कैद नहीं होनी चाहिए कि आप एक ख़ास उम्र में ही तालीम हासिल करें। तो एक शौक़ तो था कि मैंने आगे मास्टर्स करना है, आगे पढ़ना है, बट मुझे था कि जब आप किसी और हमारे जैसे फील्ड में आप किसी और जगह पे जाते हैं तो उसमें आप एक जो एक्सपोजर लेते हैं उसका बेनिफिट होता है। एंड आई जस्ट वांटेड टू गेट दैट एक्सपोजर, और यहाँ आके मैं उसको, जिस तरह आप होता है ना कि आप उसको इनकॉर्पोरेट करते हैं अपने काम में भी और बाकी जो हम टीच करते हैं उसमें भी। तो वो एक बुनियादी ख्याल था।
उसके बाद थोड़ी मुझे एक जगह से स्कॉलरशिप ऑफ़र हुआ तो फंडिंग मिली एंड आई वाज बिट रिलक्टेंट क्योंकि हमारे बच्चे भी हैं और आई वाज लाइक कि मैं कैसे उसको करूँगी, लेकिन उसमें भी मुझे नईम की बहुत अच्छी बात लगती है कि उन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं कर सकती तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है, आप अगर मैं करूँगी तो मैं बहुत सारे लोगों के लिए एग्जाम्पल बन सकती हूँ कि आप थोड़ी सी एफर्ट करके कुछ अचीव कर सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये नहीं कि बहुत बड़ी हिम्मत है मेरे बच्चों की भी, ये सब लोग इधर थे और मैं 3 साल के अरसे के लिए वहाँ थी। आपकी अपनी फैमिली आपकी स्ट्रेंथ होती है जो कि आपको किसी ना किसी तरफ लेके जाती है। आई थिंक मुआशरे की तरक्की जो है वो औरत की तरक्की से मंसूब है। बिलाशुबा अगर आप औरत को निकाल देंगे और उसकी तरक्की के बारे में नहीं सोचेंगे तो आप ज़हनी तौर पर तैयार रहें कि आपका वक्त बुरा आने वाला है। तो अगर आप चाहते हैं कि मुस्तकबिल आपका खूबसूरत हो तो आप अपनी बहन बेटी उसके लिए एक्स्ट्रा माइल जाएं। अप्रिशिएट कि हर किसी की सोच होनी चाहिए अगर आप बाकी कामयाब जिंदगी हम सबको मिलकर रोज कहना चाहिए ताकि लोगों को ख्याल आए, उनके कान में आवाज जाए। बिलाशुबा बिलाशुबा। अच्छा जी, आप बच्चों को पढ़ा भी रहे हैं, कैसा टैलेंट देखते हैं पाकिस्तान में आर्ट के हवाले से? देखिए, टैलेंट जो एक कुदरत का अजीब निज़ाम है कि आप किसी चीज़ को एक तरफ से रोकेंगे दूसरी तरफ से फट के निकलता है वो। Exactly. तो इस मुल्क में जितना आर्ट को सप्रेस किया गया है ना, उतना ही बेहतरीन आर्टिस्ट इस मुल्क ने प्रोड्यूस किए हैं। और ये आपको जान की खुशी होगी कि हमारी इस वक्त फीमेल आर्टिस्ट जो हैं जो काम कर रही हैं पाकिस्तान में, दे आर द बेस्ट। और यंग बच्चे जितने आ रहे हैं वो दिन ब दिन हमें इस बात की खुशी होती है कि हमारे आने वाले हमसे 1000 गुना बेहतर हैं। लेकिन दूसरी तरफ दुख होता है कि उन्हें वो सपोर्ट हासिल नहीं है जो स्टेट, क्योंकि हम जब क्रिएटिव फील्ड या कोई भी फील्ड हो, अगर आप जितना मर्जी खुद से उछलते रहें, अगर स्टेट हाथ नहीं पकड़ाएगी तो आप आसमान छू नहीं पाएंगे। क्योंकि उसका स्टेट का रोल मदर फादर वाला होता है। तो हम जितने भी लोग हैं वो सपोर्ट अगर नहीं मिलेगी तो हम इस मुल्क को वहाँ नहीं ले जा सकते जहाँ मिलजुल के ले जा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। सदफ साहिबा, मैं ख़ास तौर पर जिस तरह से नईम साहब कह रहे हैं कि लड़कियों में बहुत टैलेंट है, आप कैसे देखती हैं, कैसे सपोर्ट करना चाहती हैं, ख़ास तौर पर वो लड़कियां जो इस फील्ड में आना चाहती हैं उनको स्पेशली क्या कहना चाहती हैं? मेरा ये ख्याल है कि लड़कियों के लिए भी एक बहुत आगे, आई मीन इसमें लड़की हो या लड़का हो इस तरह से तजाद तो नहीं करना चाहिए, मगर इसमें आगे बहुत ज़्यादा स्कोप है। और अभी जिस तरह अगर हम पूरे दुनिया की बात करें तो इसमें पाकिस्तान में जो अब आजकल आर्टिस्ट हैं और जो आर्ट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो कहीं से भी किसी भी मुल्क से के आर्टिस्ट से कम नहीं है, बल्कि इट इज़ काइंड ऑफ अ सेंटर ऑफ अटेंशन। क्योंकि जिस तरह के मुनफरिद टॉपिक्स पे लोग काम कर रहे हैं और पेंट कर रहे हैं, तो उसमें जहाँ तक इसको डेवलप करने की यहाँ बात है तो एक हमारी एग्ज़िबिशन एक ऑन है जिसमें 13 ख़वातीन हैं और ये स्टूडियो RM का ही एक प्रोजेक्ट है जिसकी को क्यूरेटर सौलत अजमल है। और इसमें बस यही एक काविश थी कि इस यहाँ पे जो ख़वातीन काम कर रही हैं वो उनको सामने लाया जाए और उनको दिखाया जाए कि वो कितने मुनफरिद टॉपिक्स पे वो काम कर रही हैं। तो इस शो का जो टाइटल है वो है ईव्स आई एंड फास्टिंग ईव के नाम से ये शो है जो कि भी आजकल ऑन है। सही सही। आर्टिस्ट लोग कहते हैं कि बड़े रुखे होते हैं, किसी से बातचीत ज़्यादा नहीं करते, उनकी पर्सनैलिटी बड़ी अजीब सी होती है, गुस्सा भी जल्दी कर जाते हैं, सेंसिटिव भी होते हैं। सो आप अपने बारे में कुछ इस तरह की चीज़ें देखती हैं? मुझे तो लगता है जिस कौम में आर्टिस्ट नहीं होते वही कौम में टेररिस्ट होती है। सही कहा आपने। और आर्ट जो है वो फन, उसमें वो इमोशंस के साथ जुड़ा है, वो हंसने से रोने तक है। सही कहा। तो कैसे कह सकते हैं कि आर्टिस्ट जो है ड्राई हो सकता है? तो आर्टिस्ट जहाँ जिस कौम में आर्टिस्ट ना हो वो कौम में ड्राई होती है। बिल्कुल आपने सही कहा। अच्छा जी, जब काम कर रहे होते हैं माइंड में क्या चल रहा होता है? स्टोरी बोर्ड बनाना, कुछ डिफरेंट करना, ये बड़ा आजकल मैटर करता है। सो किस तरह से आप किसी भी काम का आगाज़ करते हैं? आई थिंक किसी भी काम में उसकी प्रोसेस की इम्पोर्टेंस सबसे ज़्यादा होती है। कि ये बिल्कुल ऐसे है कि जब आपको एक आइडिया कंसीव करते हैं तो दैट आइडिया इज़ लाइक योर बेबी। तो आपने उसकी हिफाजत के लिए अपनी जान भी खेलना होता है। और उसके बाद जब उसका टाइम आता है एग्जीक्यूट होने का तो उसकी एक अपनी एंटिटी शुरू हो जाती है। तो आई थिंक आपने उसको पालना होता है और उसको परवरिश करनी होती है उसकी। और डेफिनेटली परवरिश का आसान काम नहीं है, तकलीफ का काम है। तो हर क्रिएटिव आदमी बहुत दुखों से गुजरता है। तो जो स्क्रीन पे आपको हंसा रहा होता है या कुछ और दिखा रहा होता है, उसके पीछे जो पेन है वो शायद वही जानता है, वो क्रिएटिव लोग ही जानते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। वो हर एक के साथ वही होता है। दो आर्टिस्ट का मिलाप कैसे हुआ, मुझे ये बता दीजिएगा। ये एडम एंड ईव की तरफ है।
आप बताइएगा। ये बहुत पुरानी बात हो गई। आई थिंक मुझे ऐसे लगता है कि ये एक बहुत ब्लेस्ड बात है कि अगर आप दोनों एक दूसरे को इस तरह से समझते हैं और आपका फील्ड भी एक हो तो आपको अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा मिलती है अपना अपना काम करने की। एंड सबसे बेस्ट बात ये होती है कि आप एक दूसरे को समझ सकते हैं। सीखा भी कुछ आपने नईम साहब जी बहुत कुछ सीखा है। जी मैं सीखता हूँ उनसे। नहीं, अच्छी चीज है कि दोनों एक दूसरे से सीखते हैं। सही नहीं, आई थिंक ये बोझ नहीं डालना चाहिए रिश्तों में कौन किससे सीखेगा। बेसिकली एक एक्सचेंज होता है ये एवरी डे, क्योंकि ये मेरी सारी ख्वाहिशत पूरी नहीं कर सकती, मैं इसकी सारी ख्वाहिशत पूरी नहीं कर सकता, तो ये बोझ डालना भी नहीं चाहिए। तो इसकी ज़िंदगी एज सदफ मेरे लिए बहुत खूबसूरत है और यही मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कैपेसिटी में रहूँ, अपनी कैपेसिटी में, क्योंकि हम मिलजुल के देखिए मियाँ बीवी दुनिया में बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन वो मिल के सोसाइटी के लिए क्या कर रहे हैं, हमें ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है। हम अपने बच्चों में क्या चीज़ डाल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये अगर मिलजुल के हम कहीं ज़रा सा चेंज ला सकें, मतलब वो जो कहते हैं ना 1 और 1 2 नहीं 11, तो स्टूडियो में हम जो कुछ कर रहे थे व्हेन सदफ केम, तो मुझे लगा कि यार अब हम उससे बेहतर कर सकते हैं। एंड शी डिड दैट। सही, बहुत अच्छी चीज़ है कि आप एक दूसरे की ज़िंदगी को समझ रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ रहे हैं और मिलजुल कर चल रही हैं। घर कितना आप समझती हैं डिस्टर्ब होता है, किस तरह से मैनेज करती हैं? जिस तरह आप बाहर भी गई, चीज़ें मुश्किल रहीं, फैमिली को मिस किया? बिल्कुल मिस किया और चीज़ें मुश्किल होती हैं, लेकिन फिर अगेन वही बात है कि अगर आप अपने कंफर्ट जोन से निकलेंगे तभी आप कुछ अचीव कर सकेंगे। नो डाउट, नो डाउट। उसके लिए आपको भाग दौड़ तो करनी। एग्जैक्टली। तो उसमें बच्चों का भी बहुत सेक्रीफाइस है, मेरे हस्बैंड नहीं का भी बहुत सेक्रीफाइस है। तो आई थिंक ये सब मिलजुल के ही होता है। और सबसे बड़ी बात कि आप एक दूसरे को समझें। मेरे बच्चों ने समझा कि मेरे लिए ये तालीम हासिल करना क्यों ज़रूरी है। तो दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। बहुत अच्छी चीज़ ये है जी कि आप बीइंग अ फैमिली जो है, फैमिली की सपोर्ट के साथ सब कुछ कर रहे हैं और कामयाबी आपको मिल रही है। मैसेज क्या होगा देखने वाले स्टूडेंट्स के लिए ख़ास तौर पे आपका? मेरा ख्याल है अपना पैशन फॉलो करना चाहिए और उसकी जो भी प्राइस आपको देनी आना चाहिए, तभी आप अपने ड्रीम को अचीव कर सकते हैं। और अगर आप मिलजुल के कुछ करेंगे तो वो जो फ्यूचर आपको दूर लगता है बहुत करीब लगना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल। और वो जो जल्दी वाला एलिमेंट है ना, प्लीज़ वो लोग अपने अंदर से निकाल दें। कोई भी अच्छी चीज़ देखिए जल्दी में आप कोई अच्छी बात नहीं हो सकती। ये टिकटॉक का ज़माना ज़रूर है, लेकिन सीरियसनेस के लिए आपको सीरियस टाइम गुजारना पड़ता है, फिर लगाना भी पड़ता है। बिल्कुल, आपने सही कहा। क्या मैसेज देना चाहेंगे स्पेशली लड़कियों को जो फील्ड ज्वाइन करना चाहती हैं? मुश्किल भी लगता है, घर भी मैनेज करना मुश्किल लगता है, आपका क्या मैसेज है? मेरा ख्याल है मुश्किल कुछ नहीं होता। आप अगर ठान लें कि आपका गोल क्लियर है, अगर आप अपनी वो चीज़ जो आपने अचीव करनी है वो क्लियर है, तो मुझे लगता है कि मुश्किल कुछ नहीं होता। लोगों को यही मेरा मैसेज है कि आई थिंक उनको कुछ इधर उधर जो भी चीज़ें हैं, लोग क्या कह रहे हैं क्या नहीं कह रहे, इसको थोड़ा सा नज़रअंदाज करके अपने आप से पूछे कि उनको क्या चाहिए और उन्होंने क्या करना है। तो सबसे बड़ी बात है कि जब तक आप खुद को रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, कोई और आपको वो रिस्पेक्ट नहीं देगा। आपने सही कहा। थैंक यू सो मच एंड गुड लक। इसी तरह से माशाल्लाह आप लोग हंसते मुस्कुराते रहे, कामयाबी का सफर आपका जारी रहे। थैंक यू नाज़रीन, हम ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। वेलकम बैक वंस अगेन। जिनकी बर्थडे है हमने उनको विश करना है, जिनकी बर्थडे कल है वो अपनी पिक्चर्स भिजवा दें, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आज बर्थडे है जी हरीम की और इसके बाद जी हमाद की बर्थडे है, शाहिद भट्टी की बर्थडे है, तहरीम की, अहमद की, उस्मान, दानिश और उसके बाद जी उसामा गौरी की आज बर्थडे है, इसके बाद जी उसामा खालिद की आज बर्थडे है। विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे ऑल ऑफ यू। अभी बतानी है आपको आज के मौसम की सूरत हाल टुडेज वेदर में। कोमल हमें ज्वाइन कर रही हैं बाहर के मौसम की सूरत हाल। कोमल बताइए, सुबह से बारिश हो रही है, सो आज पूरा दिन मौसम कैसा रहेगा, बारिश के इम्कानात क्या हैं? जी बिल्कुल, शहर लाहौर के मौसम के हवाले से बात की जाए तो ना लाहौर शहर में ठंडी ठंडी हवाओं का सिलसिला जो है वो शहरियों के दिल लुभाने में खूब किरदार निभा रहा है और इन हवाओं में खुनकी के साथ साथ ठंडक भी जो है वो इजाफे के साथ रिकॉर्ड की जा रही है। इस तरह का मौसम जो है वो अप्रैल में कभी भी नहीं हुआ, जो कि इस दफ़ा देख रहे हैं हम और शहरी भी इस मौसम को काफ़ी इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। टेम्परेचर के हवाले से बात की जाए तो मौजूदा दर्जा हरारत भी 20 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है और महकमा मौसमियात की जानिब से शहरियों के लिए अच्छी खबर भी सुनाई गई है कि 12 बजे के करीब जो है वो 40
40% इम्कान देखे जा रहे हैं कि शहर लाहौर में गरज चमक के साथ बारिश देखी जाएगी और बारिश की पेशगोई होते ही लाहौर शहर में मौसम मज़ीद मुनफरिद और खुशगवार हो जाता है। तो इसी तरह का मौसम जो है वो आज भी शहर लाहौर में उतरा हुआ है और शहरियों के खूब दिल लुभा रहा है। बात की जाए लाहौर में फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से तो फ़िज़ाई आलूदगी की शरह में भी इजाफा रिकॉर्ड किया जा रहा है और इस वक्त लाहौर में AQI की मजमूई शरह 158 रिकॉर्ड की जा रही है, जबकि सुबह के औकात में हमने देखा था कि 138 रिकॉर्ड की गई थी। जब मौसम खुशगवार हो तो ऑटोमेटिकली जो है फ़िज़ाई आलूदगी में। ठीक है जी कोमल, थैंक यू सो मच मौसम के बारे में आपने हमें बताया। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। बहुत सारे लोगों की तरह आज एक बहुत बड़ा नाम जिसकी बर्थडे है, बिलाशुबा वो इस जहान फ़ानी से कूच कर गई हैं, लेकिन चूंकि उनके मद्दाह आज भी उन्हें मिस कर रहे हैं, सो उनको हम बर्थडे स्पेशल अंदाज में ज़रूर विश करेंगे। नाज़िया हसन जो कि पॉप मौसीकी की बानी समझी जाती हैं और एक बहुत बड़ा नाम भी है, आज हम में वो मौजूद तो नहीं है, लेकिन उनकी सालगिरह पे उनके मद्दाह जो हैं उन्हें याद भी कर रहे हैं और उनकी सुरीली आवाज़ उनके कानों में रस भी घोल रही है। इस मौके पर उनके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। नाज़रीन, इसी के साथ ही प्रोग्राम का वक्त तो इख्तिताम को पहुंचा है, लेकिन जिनकी कल बर्थडे है हमें अपनी पिक्चर्स भिजवा दें, इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में हिस्सा बनाएंगे, उनको शामिल करेंगे और आपकी बर्थडे को भी हम स्पेशल बनाएंगे। इसके अलावा अगर कोई सजेशन है तो ज़रूर हम तक पहुँचाएँ। और अगेन ये जो शहर में बारिश हो रही है इसके लिए प्लीज़ एहतियात ज़रूर कीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। कल मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।